हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन सब्जेक्ट दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड का लेटेस्ट ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने रिसेंटली अटेम्प्ट किया था। एंड सेकेंडली गाइज, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में बनाई जा रही है। इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाई गई है जिसमें सेम क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं विद देयर आंसर्स। तो आप क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर देखिए 513, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। So guys, the fifth question is, A part carries 7 marks and B part carries 8 marks. देखिए, it has explained various circumstances under which the market fails to allocate resources efficiently. And the B part is discuss the concepts of imperfect information, adverse selection and moral hazard. उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें एक बाजार साधनों के आवंटन में असफल हो जाता है। और बी पार्ट देखिए, अपूर्ण जानकारी, प्रतिकूल चयन एवं नैतिक खतरा की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। गाइस, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस में चाहूँगा कि उनके आंसर्स आप खुद लिखिए, हालांकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, How is the equilibrium wage rate determined in a competitive firm which uses labor as only variable factor of production? And B part is, the following schedule shows the different production quantities of apples when different workers are employed. ये देखिए गाइस, आपको गिवन है टेबल, ये स्केड्यूल गिवन है। एक कॉलम में गिवन है यूनिट्स ऑफ लेबर एंड सेकेंड कॉलम में गिवन है टोटल प्रोडक्ट TPL इन किलोग्राम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्केड्यूल का। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इफ़ एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹100 पर किलोग्राम एंड वर्कर्स आर हायर्ड इन अ कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट फॉर ₹200 पर वर्कर, हाउ मेनी वर्कर्स शुड बी हायर्ड? एक प्रतियोगी फर्म में जो परिवर्तनशील साधन के रूप में सिर्फ श्रम का उपयोग करता है, संतुलन मजदूरी दर का निर्धारण किस प्रकार होता है? और बी पार्ट में जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये आपको एक फर्म में विभिन्न श्रम द्वारा सेब उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित टेबल में दिए गए हैं। सेम टेबल है, श्रम की संख्या और कुल उत्पादन। आपको ये पूछा गया है, यदि सेब की कीमत ₹100 प्रति किलो एवं प्रतियोगी श्रम बाजार में मजदूरी दर ₹200 है, तो फर्म कितने श्रम की मांग करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का गाइस हम आंसर डिस्कस करेंगे। ए पार्ट देखिए, critically examine the comparative cost advantage theory of international trade. तो गाइस, आपको पता होगा ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एन इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन ट्रेड अकर्स एज इन व्हेन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस अक्रॉस कंट्रीज। अब ट्रेड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पार्ट है 8 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन समझाने के लिए कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी समझाने के लिए पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज समझ में आती है गाइस, तो आप कंपैरेटिव एडवांटेज ध्यान से आप इजीली समझ पाएंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा दोनों की, ताकि अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज पर क्वेश्चन आता है या कंपैरेटिव एडवांटेज पे आता है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाते हैं। तो गाइज़, ये आपको पता लग गया होगा कि कोई भी कंट्री किसी गुड को एक्सपोर्ट तब करती है जब या तो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज का अबंडेंस है ना, या टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस है, या स्किल्ड लेबर है। यानी कि अगर वो कॉन्सेंट्रेट करती है ऑन प्रोड्यूसिंग एनी पर्टिकुलर गुड that it can produce relatively efficiently. यानी therefore जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की गाइस, तो आपको मैं एक स्लाइड दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये एग्जांपल है गाइस, इसमें देखिए पर क्विंटल लेबर कॉस्ट गिवन है। कंट्रीज हमने 2 कंसिडर की हैं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है।
कंट्रीज़ आर इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें आपको राइस और वीट की दोनों कंट्रीज़ में जो पर क्विंटल लेबर कॉस्ट है इन मैन आवर्स आपको ये गिवन है। तो गाइस आप इसको देखिए कि इंडिया में 1 क्विंटल राइस उगाने के लिए अगर 30 मैन आवर्स लगते हैं तो बांग्लादेश में 50 मैन आवर्स लगते हैं। यानी कि इंडिया के पास राइस ग्रो करने में एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्योंकि कॉस्ट कम लगती है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वीट की बात करते हैं गाइस, तो इंडिया में वीट ग्रो करने के लिए 1 क्विंटल वीट ग्रो करने के लिए 60 मैन आवर्स लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 1 क्विंटल वीट ग्रो करने के लिए सिर्फ 20 मैन आवर्स लगती हैं। तो गाइस आप फैक्ट्स पे नहीं जाइएगा, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है क्योंकि हम इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज समझना चाह रहे हैं। तो गाइस इससे क्लियर होता है कि इंडिया में जो राइस की प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट है, ठीक है, कॉस्ट भी कम लगती है। लेकिन बांग्लादेश में इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वीट की प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट है एज़ कंपेयर टू इंडिया। ये एक्चुअली में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर इंडिया कंसंट्रेट करती है, स्पेशलाइज करती है इन प्रोड्यूसिंग वन ऑफ दीज कमोडिटीज़ या गुड्स, तो इंडिया को राइस ग्रो करना चाहिए, ठीक है, और बांग्लादेश को वीट ग्रो करना चाहिए। दैट मीन्स कि इंडिया जब राइस ग्रो करेगा तो वीट बांग्लादेश से इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इंडिया राइस ग्रो करेगा अपनी डिमांड के लिए और बांग्लादेश को सप्लाई करेगा। सिमिलरली बांग्लादेश जो है वीट एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाता है, देयरफॉर वीट ग्रो करेगा, इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा और जो राइस है वो इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा। तो ये हो गया गाइस एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये समझना ज़रूरी है बिफोर यू ट्राई अंडरस्टैंडिंग के कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होती है। तो इस के मुताबिक इंडिया के पास राइस ग्रो करने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है और बांग्लादेश के पास वीट ग्रो करने की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ध्यान रखिए गाइस, यहाँ पे ये जो ऐसा टेबल मैंने आपको दिखाया है ये 2 तरीके का टेबल बन सकता है। यहाँ पर आपको मैन आवर्स से ये पता लगता है कि किस कंट्री में कौन सी क्रॉप ग्रो करना इजी है, कॉस्ट एफिशिएंट है या जल्दी होता है, कम समय लगता है, कम लेबर लगती है। लेकिन ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिनमें ये जो नंबर्स हैं वो क्वांटिटीज शो करेंगे। ये भी हो सकता है, मान लीजिए इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गिवन टाइम में इंडिया में कितना राइस ग्रो कर पाते हैं हम और बांग्लादेश में कितना ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंगली पहले आप यूनिट समझेंगे, उसके बाद आप एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव एडवांटेज समझ पाएंगे। अब ये देखिए गाइस, ये एक स्केड्यूल है। वंस अगेन इंडिया और बांग्लादेश 2 कंट्रीज का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे वंस अगेन हम राइस और वीट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस बार राइस की बात करें तो इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है राइस ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में 1 क्विंटल राइस ग्रो करने के लिए सिर्फ 30 मैन आवर्स लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है। और अगर हम वीट की बात करें तो वंस अगेन इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ग्रोइंग वीट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 60 मैन आवर्स लगते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 75 मैन आवर्स लगते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल हो या कोई ऐसा केस हो जिसमें एक कंट्री 2 क्रॉप्स ग्रो करती है, दोनों में उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पे निकालते हैं तो हमको पता लगेगा कि इन दोनों क्रॉप्स में से एक क्रॉप ऐसी है जो बांग्लादेश ग्रो कर सकता है, एक्सपोर्ट करेगा, और इंडिया इन दोनों में से एक ऐसी क्रॉप ग्रो करेगी जिसके लिए इंडिया के पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है और इंडिया वो क्रॉप ग्रो करेगी। तो आइए इसको समझते हैं आगे। और गाइस अगर हम चाहें तो फर्स्ट शेड्यूल में भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज दिखा सकते हैं। वंस अगेन मैं रिकॉल करा दूं आपको, इसमें हमें क्या पता लगा कि राइस ग्रो करने के लिए इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कम समय लगता है, कम कॉस्ट लगती है। लेकिन वीट के मामले में बांग्लादेश जो है एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर पाता है, तो इसमें भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जान के ये टेबल चुना है जिसमें एक ही कंट्री के पास दोनों क्रॉप्स ग्रो करने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। यहाँ पर
कंपैरेटिव एडवांटेज की अहमियत आपको समझ में आएगी। तो आगे देखिए गाइस, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज निकालने के लिए गाइस सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी पड़ती है। तो ये देखिए आप, हमने पहले बात की है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पर क्विंटल राइस या वीट उगाने के लिए कितने मैन आवर्स लगते हैं। तो हमारे पास अब चॉइसेस हैं, या तो हम राइस को चुनें जिसके लिए हमारी जो कॉस्ट है ये मैन आवर्स 30 लगेंगे, और वीट को ग्रो करने के लिए ये लगेगा। तो जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे गाइस तो वो कैसे निकलेगा, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग पर क्विंटल ऑफ राइस की अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया में राइस ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या गिव अप करना पड़ेगा, हमें ये गिव अप करना पड़ेगा 0.5 क्विंटल ऑफ वीट। अब ये कैसे आया, ये देखिए 30/60। वंस अगेन आप टेबल देखिए, यहाँ पे 30 मैन आवर्स लगते हैं राइस ग्रो करने के लिए, और यहाँ पर 60 मैन आवर्स लगते हैं इंडिया में वीट ग्रो करने के लिए। तो जब हम राइस ग्रो करने की बात कर रहे हैं कि अगर इंडिया सिर्फ राइस ग्रो करेगी और वीट को हमें गिव अप करना पड़ेगा, तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ऐसा निकलेगी 30/60 क्विंटल्स ऑफ वीट, विच इज़ 0.5 क्विंटल ऑफ वीट। यानी कि इंडिया में गाइस अगर 1 क्विंटल राइस आपको उगाना है तो आपको क्या गिव अप करना पड़ेगा, आधा क्विंटल वीट आपको गिव अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेम केस बांग्लादेश में देखते हैं गाइस, अगर आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं तो बांग्लादेश में 1 क्विंटल राइस उगाने के लिए उन्हें 0.67 क्विंटल ऑफ वीट जो है वो गिव अप करना पड़ेगा। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग 1 क्विंटल ऑफ राइस वेयर इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में 1 क्विंटल राइस उगाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन्हें बियर करनी पड़ती है, क्या वो गिव अप उनको करना पड़ेगा 0.67 क्विंटल ऑफ वीट। यहीं से गाइस आप कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में राइस ग्रो करने के लिए 1 क्विंटल राइस ग्रो करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 0.5 क्विंटल ऑफ वीट, लेकिन बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए हम बोलेंगे इंडिया के पास क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज है, क्या ग्रो करने के लिए, राइस ग्रो करने के लिए। तो इंडिया राइस ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट करेगी आगे। और अगर हम गाइस वीट की बात करें तो इंडिया में 1 क्विंटल वीट उगाने के लिए हमें क्या गिव अप करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या होगी, हमें 2 क्विंटल्स ऑफ राइस गिव अप करने पड़ेंगे, ठीक है। और बांग्लादेश में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट उगाने की वो है 1.5 क्विंटल्स ऑफ राइस। तो इसे अगर आप कंपेयर करते हैं गाइस तो आपको समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वीट उगाने की बांग्लादेश में कम है, ठीक है। बांग्लादेश में सिर्फ 1.5 क्विंटल्स ऑफ राइस गिव अप करने पड़ते हैं, लेकिन इंडिया में अगर वीट उगाया जाएगा तो 2 क्विंटल्स ऑफ राइस हमें गिव अप करना पड़ेगा। तो इसलिए गाइस बांग्लादेश की जो स्पेशलाइजेशन है वो किस में होनी चाहिए, वीट में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वीट 1 क्विंटल वीट उगाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है इंडिया के मुकाबले में। तो ये है गाइस कंसेप्ट कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बताइएगा। ये जो स्लाइड मैंने एक्सप्लेन की है इसे मैं शेयर करूँगा, नीचे लिंक दिया जाएगा, आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया। तो ये गाइस मैंने आपको कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज बता दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो थियरी है गाइस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज की, ये डेविड रिकार्डो ने दी थी, और इसमें कुछ एजम्पशंस हैं, उन्हीं पर बेस इसके आप क्रिटिकल एनालिसिस कर पाएंगे। देखिए एजम्पशंस क्या हैं। सबसे पहला assumption है कि we assume that there are only 2 countries and they produce 2 goods, यानी ये 2 country 2 goods का मॉडल है। सेकेंड assumption है गाइस कि लेबर इकलौता एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स, ठीक है। आपने एग्जांपल समझा होगा अभी। हम ये भी assume करते हैं कि जो लेबर यूनिट्स हैं सारी होमोजेनस हैं। अगर आप एजम्पशन समझ पाते हैं गाइस, आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये भी एज्यूम करते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल हैं विद इन द कंट्री, बट दे आर परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द 2 कंट्रीज,
ठीक है। और हम ये भी ज्यूम करते हैं कि नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कोई कॉस्ट नहीं है, एंड दैट देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्रीज एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। और हम ये भी ज्यूम करते हैं कि गुड्स मार्केट और लेबर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो गाइज इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो सुनिए, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। सबसे पहली बात, ये एक नॉर्मेटिव थियोरी है, यानी ये थ्योरी जो है वो कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ना ही एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के नेचर को समझा पाती है, ना उनकी प्रॉब्लम्स बता पाती है। ये सिर्फ एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं आप कि ये सिर्फ लेबर कॉस्ट पर बेस्ड है, जैसे हमने एग्जाम्पशन में पढ़ा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो क्या सिर्फ लेबर कॉस्ट ही गिनी जाती है? और भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे लैंड है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है सिर्फ लेबर कॉस्ट पर बेस्ड है। उसके बाद हमने एक और असम्पशन ली थी कि देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इग्नोर की जाती हैं। लेकिन आप गाइस ये समझिए कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके केस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, तभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल होगा, है ना। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है एज्यूम करती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये भी एक असम्पशन में आया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये भी जो असम्पशन है वो अनरियलिस्टिक है। उसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं जब आप क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमने जो समझा था अभी न्यूमेरिकल में कि अगर इंडिया में राइस प्रोडक्शन होता है और बांग्लादेश में वीट प्रोडक्शन होना चाहिए, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा गुड्स का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों में से एक कंट्री काफ़ी स्मॉल हो और जो वो एक्सपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, हो सकता है कि उनकी जो डिमांड वो ज़्यादा हो और उनकी डिमांड फुलफिल ना कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और जो सेकेंड कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है फर्स्ट कंट्री को, हो सकता है कि उनकी जो डिमांड है वो कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर इंडिया में राइस ग्रो होना चाहिए और बांग्लादेश में वीट ग्रो होना चाहिए एज़ पर देयर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तो बांग्लादेश क्या इंडिया की सारी डिमांड पूरी कर पाएगा वीट की? और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है राइस, क्या सारा वो एक्सपोर्ट बांग्लादेश एब्जॉर्ब कर लेगा? हो सकता है उनकी डिमांड कम हो। तो ये भी जो है, दिस इज़ कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं कि ये एक फ्री ट्रेड पर बेस्ड थियरी है, पर रियलिटी में गाइस जब ट्रेड होती है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो थियरी है ये एक वन साइडेड थियरी है, ये डिमांड साइड को इग्नोर भी करती है। ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। टू कंट्री टू कमोडिटी मॉडल है जो मैंने स्लाइड्स में आपको समझाया है, और ये डिमांड साइड को टोटली इग्नोर करती है। उसके बाद गाइस आते हैं बी पार्ट पर, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री ट्रेड हैज़ मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स, इलैबोरेट। तो यहाँ पे गाइस प्रोटेक्शन की बात हुई है, तो आपको पता होगा प्रोटेक्शनिज्म इज़ द पॉलिसी वेयर बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट की जाती हैं किन से? फॉरेन कंपटीशन से या फॉरेन कंपेटिटर्स से। और वो कैसे होता है? रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं इंपोर्ट्स पर। मान लीजिए किसी और कंट्री में कोई गुड है जो लो प्राइस है, हमारी कंट्री में उसकी कीमत ज़्यादा है और बाहर की कंट्रीज़ में वो कम कीमत पर बनाई जा रही है, तो उसे इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगाए जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाएगी। तो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पूछे हैं, वो अभी हम शुरू करते हैं। अभी मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं गाइस, उसका प्राइस, उससे क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स हैं उनका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और उसके अलावा नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सब्सिडीज़ भी दी जाती हैं।
तो कुल मिला के बैरियर्स जो होते हैं ना गाइस, वो टैरिफ बैरियर्स भी हो सकती हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हो सकती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में इंपोर्ट कोटास भी आते हैं और टैरिफ बैरियर्स में ऑब्वियसली इंपोर्ट टैरिफ्स आते हैं, उन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। अब ये समझिए कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली बात, प्रोटेक्शनिज्म के जो मेरिट्स हैं वो क्या हैं कि वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। अगर आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब्स क्रिएट की जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, है ना, जो ओवरऑल वेल्थ है कंट्री की वो इंक्रीज़ होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस हमारा बेटर होगा और नई इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। और जो हमारी इकोनॉमी में गैप्स हैं गाइस, इकोनॉमिक गैप्स जो हैं वो भी रिड्यूस होते जाएंगे। ये तो हैं इनके मेरिट्स। और अगर आप डीमेरिट्स की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, अगर उनको बाहर का कोई प्रोडक्ट चाहिए then they will have to pay a high price, a premium for a better produced import, or they may be even denied the ability to import it at all. अगर इतनी रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो हो सकता है जो गुड उन्हें चाहिए वो ना मिले। और इससे क्या हो सकता है गाइस, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रिटेलिएशन हो सकती है। अगर हमारी इकोनॉमी प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, इंपोर्ट कोटास लगाती है, ठीक है, टैरिफ्स लगाती है, तो अदर कंट्रीज़ जो हैं वो भी रिटेलिएट कर सकते हैं ना, वो भी ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो इंपोर्ट हो गया, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट कोटास लगा सकती हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स लगा सकती हैं, तो रिटेलिएशन भी हो सकता है, फिर वो हमारे एक्सपोर्ट को अफेक्ट करेगा। और ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी अपना प्राइस बढ़ा सकती हैं। उनको पता है कि जो इंपोर्ट्स हैं उन पर तो लग गया टैरिफ, ठीक है, या कोटास भी लग गए हैं, तो अब जिस रेट में हमें बाहर की गुड मिलनी चाहिए थी वो तो मिल नहीं पाएगी। तो डोमेस्टिक कंपनीज़ कुछ ऐसे भी हो सकती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा सकती हैं, ठीक है, और कस्टमर की जो चॉइस है कंज्यूमर की वो लिमिट हो जाती है। और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा बताया जाता है कि अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, प्रोटेक्शनिज्म ज़्यादा फॉलो होता है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में टेंशन भी क्रिएट हो सकती है। तो हिंदी में देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मुक्त व्यापार से संरक्षण के गुण के साथ साथ अवगुण भी हैं, विवेचना कीजिए। ये हमने क्वेश्चन गाइस डिस्कस किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, prisoner's dilemma and behavior of oligopoly firms, and concept of supply curve under monopoly। तो फर्स्ट जो पार्ट है गाइस, एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, आपको पता होगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन होता है लॉन्ग रन में, जब मिनिमम पॉइंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का, इसीलिए एफिशिएंसी होती है। इसे आप खुद बना के लिखिए। प्रिजनर्स डिलेमा हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, उसका मैं लिंक नीचे आपको दूंगा, उसके नोट्स भी बने हुए हैं, मैंने शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में। और कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली, ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं, आपको इन तीनों में से कोई 2 करने हैं। तो गाइज ये जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा ये 10 अगस्त को आया था, और ये जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये 13 अगस्त को आया था। फटाफट ये भी देख लीजिए। सीरियल नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर भी हो सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चन डिस्कस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ फर्म मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स आप कैसे डायग्राम बनाएंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे फॉर अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद देखिए, व्हेन विल फर्म बी एबल टू मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन की बात की थी कि शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं वो अर्न कर पाती हैं फर्म्स, एंड वाई फर्म्स यूजुअली मेक नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको क्या बताना है गाइस यहाँ पे कि शॉर्ट रन में जब फर्म्स एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेंगी तो उससे क्या होगा,
और ज़्यादा फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर होंगी। तो जैसे जैसे फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर होंगी तो पर फर्म का जो एक मार्केट डिमांड कर्व को वो सर्व कर रही हैं, उनका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, इवेंचुअली एक पॉइंट ऐसा क्रिएट होगा लॉन्ग रन में जब फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पा रही हैं। तो ये आपको बताना है। 9 मार्क्स का ये ए पार्ट है, इसमें आप एक नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना दीजिए और एक एब नॉर्मल का बना दीजिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का, और आप एक्सप्लेन कीजिए इसे। बी पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज़ टू बेयर बिकॉज ऑफ मोनोपोली। अब केयरफुली इसको करिए। ए पार्ट बेस्ड था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर, लेकिन जो बी पार्ट है दैट इज़ बेस्ड ऑन मोनोपोली, द सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। हिंदी में देख लीजिए, एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत सामान्य लाभ कमाने वाली एक फर्म का आरेख बनाएं। फर्म असामान्य लाभ कब अर्जित कर पाएगी और फर्में सामान्य रूप से सामान्य लाभ क्यों अर्जित करती हैं। और बी पार्ट देखिए, एकाधिकार के कारण समाज को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसके बाद गाइस सेकंड क्वेश्चन देखिए, वंस अगेन सेम क्वेश्चन है। ये हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन यही डिस्कस किया था, डायग्राम्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वीडियो का लिंक मैं डालूंगा, नोट्स भी हैं वो भी देखिए प्लीज़। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो शॉर्ट रन में क्या दिखाएंगे गाइज, या तो एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाएंगे और साथ में लॉसेस भी दिखा सकते हैं, दिखाने ही होंगे आपको। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसका लॉस या तो कंप्लीट लॉस होगा, ठीक है, या पार्शियल लॉस होगा, ये दोनों आप दिखा सकते हैं शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में जब आप बताएंगे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट्स बताएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स का डायग्राम बनाइए, उसे एक्सप्लेन कीजिए। बी पार्ट देखिए, explain the various cooperative and competitive behavior of oligopolistic firms। और हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत फर्म के अल्पावधि और दीर्घकालिक संतुलन के निर्धारण की व्याख्या करें। और ओलिगोपोली का क्वेश्चन देखिए, अल्पाधिकार फर्मों के विभिन्न सहकारी और प्रतिस्पर्धी व्यवहार की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A part, what is market failure and under what conditions there is a situation of market failure? बाज़ार की विफलता क्या है और बाज़ार की विफलता की स्थिति किन परिस्थितियों में होती है। And B part is how equilibrium is obtained in case of public goods। ये गाइस मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि ऑप्टिमल लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है पब्लिक गुड्स का, बाकायदा डायग्राम और उसमें इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है मैंने आपको बताया है। सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है, ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया हमने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, वंस अगेन पिछली वीडियो का हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ऐसा लगता है उस क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया था, हल्का सा लैंग्वेज डिफरेंट है हल्की सी, लेकिन मेजरली ये क्वेश्चन सेम है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स, ये हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। हाउ आर द पब्लिक गुड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट फेलियर, ये शायद इस क्वेश्चन में नहीं था। डिटर्मिन द एफिशिएंट अमाउंट ऑफ पब्लिक गुड दैट शुड बी प्रोड्यूस, ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। गाइस अगर मैं क्विकली रिकॉल कर रहा हूँ तो पब्लिक गुड्स के जो फीचर्स हैं, मेन फीचर्स, फर्स्ट है नॉन राइवलरस, यानी कंजम्पशन बाय वन कंज्यूमर डज नॉट रिस्ट्रिक्ट कंजम्पशन बाय अदर कंज्यूमर्स, इसे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। एंड सेकेंड इज नॉन एक्सक्लूडेबल, which means that benefits derived from public goods cannot be confined solely to those who have paid for it। इसमें आगे इक्विलिब्रियम भी आप बता सकते हैं। जो एफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। बी पार्ट देखिए, हाउ इज इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, बाह्यताओं के मामले में संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए गाइज, what is the reason behind supply of labor to be backward bending, explained by using suitable diagram। श्रम की आपूर्ति के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाएं। एंड बी पार्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक रेंट, आप एक्सप्लेन करेंगे, 6 मार्क्स कैरी करता है। आर्थिक किराए की अवधारणा की व्याख्या करें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स इन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन पॉलिसी। मुक्त व्यापार और संरक्षण नीति में विभिन्न भ्रामक तर्क क्या हैं। एंड सेकेंड इज explain the theory of comparative cost advantage in the context of international trade। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, हालांकि उसमें क्रिटिकली एग्जामिन बोला था करने के लिए, लेकिन द रीज़न मैंने पूरा समझाया है वो इसीलिए समझाया था क्योंकि ये टॉपिक उठ के आ सकता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब टैरिफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड टोटल सरप्लस विद अ सूटेबल डायग्राम। व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर फ्री ट्रेड। यानी टैरिफ और उपभोक्ता अधिशेष, उत्पादक अधिशेष, सरकारी राजस्व और कुल अधिशेष पर इसके प्रभाव का एक उपयुक्त आरेख के साथ वर्णन करें। मुक्त व्यापार के लिए तर्क क्या हैं ये बताएं आप। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। नाश इक्विलिब्रियम गाइस सबसे पहले वीडियो में मैंने शेयर किया था। ऐसा करूंगा जो टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोस में शेयर डिस्कस किए हैं, मैं टॉपिक का नाम लिख के आगे वीडियो का लिंक लगा दूंगा, आप प्लीज़ उन्हें देखिए। लेमन्स प्रॉब्लम, कोज थ्योरम एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, इनमें से किन्हीं तीन पर आप नोट्स लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स। नाश संतुलन, लेमन्स समस्या, कोष प्रमेय और नकारात्मक बाहरीता। ऑलराइट गाइस, ये अगस्त के महीने के 2 क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में और पिछली वीडियो में, और उससे पहले इसी साल के जून के महीने का एक ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।